मानने से बिल्कुल इनकार करता हूं, जो कि प्रत्याशी है उनको नहीं मैं मानता। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले, भारतीय होने के नाते किसानों से हमदर्दी है। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने अटॉर्नी से कहा कि आश्वासन दें कि कानून अभी लागू नहीं होगा। जवाब में अटॉर्नी ने सीजीआई से कहा कि मैं बिल लागू ना होने का आश्वासन नहीं दे सकता। कोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रदर्शन के विरोध में नहीं हैं, पर प्रदर्शन का अंत होना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमेटी का गठन जरूरी है। सरकार और किसान की कमेटी को बात करके मुद्दों को सुलझाना चाहिए। सुनवाई के समय अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से सड़क खुलवाने की अपील की। कहा 21 दिनों से सड़कें बंद हैं जो खुलनी चाहिए। किसान बिना मास्क के बैठे हैं, ऐसे में कोरोना का खतरा है। किसान गांव जाएंगे और वहां कोरोना फैलाएंगे। किसान दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई अभी टल गई है। अदालत में किसी किसान संगठन के आज ना होने के कारण कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों से बात करके ही अपना फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच किसानों के पक्ष को सुन सकती है। अगले हफ्ते फिर होगी मामले की सुनवाई। किसान आंदोलन का 22वां दिन चल रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर ठंड में भी किसान बैठे हैं। किसान नेताओं ने आज एक बार फिर कहा कि हमें संशोधन बिल्कुल स्वीकार नहीं है, बिल वापस ही होना चाहिए। किसान यूनियनों ने कहा कि नए कृषि कानूनों पर समझौते के लिए नए पैनल का गठन कोई समाधान नहीं है, क्योंकि उनकी मांग कानूनों को पूरी तरह वापस लेने की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी मांग को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि कृषि कानून किसानों के फायदे में है। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से नाता तोड़ा। कल विधायक पद से दिया था इस्तीफा, अब बीजेपी में शामिल होने का इंतजार। शुभेंदु अधिकारी को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में राज्यपाल ने ममता बनर्जी को निर्देश देते हुए कहा कि बदले की भावना से शुभेंदु पर कोई पुलिस प्रशासन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कल शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी थी। शुभेंदु ने राज्यपाल से कहा था कि राजनीतिक फैसले लेने के बाद बंगाल पुलिस उन्हें आपराधिक केस में फंसा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे में सुरक्षा के खास इंतजाम होंगे। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जवानों की संख्या वहां पर बढ़ाई गई है। अमित शाह पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों से घिरे रहेंगे। इनर और आउटर जोन में अर्धसैनिक बलों के जवान रहेंगे। रोड शो के दौरान भी सड़क पर अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। शाह के सुरक्षा घेरे में सबसे बाहरी घेरे में बंगाल पुलिस होगी। 19 और 20 दिसंबर को शाह बंगाल जाने वाले हैं। बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्शन में है। उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन बंगाल पहुंचे। सुदीप जैन ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। हाल ही में बीजेपी ने बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर चुनाव आयोग से समीक्षा करने के लिए कहा था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी की रैली से पहले ग्रेनेड हमला हुआ। अनंतनाग के बिजबेहरा में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका गया। एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुआ हिजबुल का आतंकी। काफी समय से सुरक्षा बलों को थी तलाश।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हिजबुल के आतंकी जहीर अब्बास लोन को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों को अनंतनाग में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। मुठभेड़ के दौरान हिजबुल के आतंकी को गोली लगी। आतंकी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब के पास अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। दोनों घुसपैठियों के पास से काफी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। अमृतसर के अटारी सरहद के पास कोहरे की आड़ में 2 घुसपैठिए घुसपैठ की कोशिश में लगे थे। घुसपैठियों ने चेतावनी मिलने के बाद फायरिंग की। जवानों ने जवाबी फायरिंग में दोनों को मार गिराया। 55 साल बाद चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक शुरू हुआ। पीएम मोदी शेख हसीना ने किया उद्घाटन। भारत और बांग्लादेश ने कई एमओयू पर भी साइन किए। कोरोना काल में भारत और बांग्लादेश में वर्चुअली तरीके से द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने बांग्लादेश को भरोसा दिया कि कोरोना काल में बांग्लादेश उनकी प्राथमिकताओं में है। बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त ठंड हो गई है। शीतलहरी के चलते पारा लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में पारा 2 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के करीब है। शीतलहर से बचने के लिए सड़कों पर लोगों ने अलाव का सहारा लिया। राजस्थान में तापमान में गिरावट जारी। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। माउंट आबू के अलावा श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर में ठंड का कहर जारी। यूपी में बुधवार को ही बारिश ने ठंड और बढ़ा दी। यूपी के कई शहर कोहरे में ढके दिखे। हिमाचल की मंडी में लगातार बर्फबारी हो रही है। ऊपरी इलाके पूरी तरह से सफेद हो चुके हैं। चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। हिमाचल के मनाली, डलहौजी, केलांग और कालपा में तापमान 0 से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के केलांग में -5.6 डिग्री तापमान पहुंच गया है। मनाली और डलहौजी में -1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी थमी। बर्फबारी के बाद जो बर्फ अब तक जमी है उसे देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहीं कश्मीर में भारी बर्फबारी से जिंदगी दुश्वार बन गई है। बर्फबारी से पारा जमा बिंदु से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर में इस सीजन की ही नहीं बल्कि पिछले 10 सालों में सबसे ठंडी रात रही। पंजाब में कोहरे का कहर जारी है। चंडीगढ़ में सुबह के समय विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही। अमृतसर में कोहरे के कारण सुबह सुबह बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मध्य प्रदेश के दमोह से तेज तर्रार नेता रमाबाई सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। विधायक रामबाई 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद परीक्षा सेंटर पर 10वीं की परीक्षा देने पहुंची। रमाबाई ने जेपीबी स्कूल से राज्य ओपन की 10वीं की परीक्षा दी। रमाबाई फिलहाल 8वीं पास हैं। जेईई में 2021 को लेकर मिले सुझावों के आधार पर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब से साल में 4 बार जेईई परीक्षा होगी। 2021 में जेईई परीक्षा 23 से 26 फरवरी के बीच होगी। परीक्षा का पूरा शेड्यूल जेईई की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। वहीं प्रश्न पत्र अब 12 भाषाओं में उपलब्ध होगा। सिख समुदाय से बेहतर संबंधों को बताते हुए मोदी सरकार ने एक किताब जारी की है जिसमें सरकार और सिखों के बीच गहरे नाते को बताया गया है। किताब में मोदी सरकार का सिखों से कितना गहरा नाता रहा इसके बारे में लिखा गया है। तस्वीरों से भरी इस किताब के पहले चैप्टर में ही पीएम मोदी ने एक महत्वपूर्ण फैसले का जिक्र किया है जिसमें दरबार साहब एसएफसीआई का पंजीकरण प्रदान कर दिया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल पंप के पास खड़ी रोडवेज की 3 लग्जरी बसों में आग लग गई। भीषण आग से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची लेकिन तब तक बसों में आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया है। यूपी के जेवर में बनने वाले हवाई अड्डे का नाम नोएडा एयरपोर्ट होगा जिसे 5000 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि यूपी में बनने वाला ये एयरपोर्ट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सऊदी अरब में है। वहीं एनसीआर में दिल्ली और गाजियाबाद के बाद जेवर तीसरा एयरपोर्ट होगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक यूपी में वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। यूपी सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की दिसंबर और जनवरी की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। परिवार कल्याण विभाग ने अपने आदेश में कहा कि दिसंबर जनवरी में वैक्सीन प्रस्तावित है।
भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन के पहले चरण के नतीजे सफल रहे, नहीं दिखा कोई साइड इफेक्ट। एक पोर्टल में दावा किया गया है कि स्वदेशी कोवैक्सीन ने पहले फेज के क्लिनिकल ट्रायल में इम्यून रिस्पांस दिखाया। भारत बायोटेक की वैक्सीन का पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल सितंबर महीने में हुआ था। अब आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के 30,000 से कम मरीज आए हैं। 24 घंटे में 33,000 ठीक होकर घर गए। 355 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1 करोड़ के पास पहुंचा। राहत की बात यह है कि लगातार 18 दिनों से 40,000 से कम कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। कुल एक्टिव केस घटकर 3,22,000 हो गए हैं। अब तक कुल 94,89,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है। रिकवरी रेट 95% से ज्यादा। एक्टिव केस 4% से भी कम हुए हैं। दिल्ली में पहली बार 96% के पार रिकवरी दर पहुंची। कोरोना के एक्टिव मरीज घटकर 13,261 हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,547 नए मामले सामने आए। 32 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में करीब 2,700 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। पिछले एक दिन में करीब 74,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महामारी शुरू होने के बाद पहली बार सिर्फ एक दिन में 1,078 लोग संक्रमित हुए। वहीं 612 लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं। जर्मनी में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की मौतों के बाद यहां कठोर लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके तहत दुकानों और स्कूलों को बंद कर दिया गया। साथ ही निजी कार्यक्रमों में 5 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति बैन कर दी गई है। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों का कहर जारी। दलित परिवार पर दबंगों ने गोलियां चलाई। घटना के दौरान एक युवक की मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में परिवार की 3 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद कर लिए हैं। चेन्नई के एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने कार्रवाई की। अधिकारियों ने 4 किलो सोना जब्त कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सोने की कीमत बाजार में करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सना खान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर एक्टिंग छोड़ने को लेकर सफाई दी। सना ने कहा कि उन्हें 7 साल से इस तरह के विचार आ रहे थे कि उनको फिल्म इंडस्ट्री में रहना चाहिए या फिर नहीं। सना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। टीवी के फेमस एक्टर रवि भाटिया ने 3 साल बाद अपनी पत्नी से तलाक लेने का फैसला किया। रवि का कहना है कि उनकी शादी एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, जो बहुत ही गलत था। अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि उनका यह रिश्ता और नहीं चल सकता। अमेरिका और रूस के बीच एक बार फिर बड़ा तनाव। अमेरिका ने रूस पर एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का आरोप लगाया। अमेरिका ने रूस को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि परीक्षण जारी रखा तो तुर्की की तरह कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से खेला जा रहा है पहला डे नाइट टेस्ट मैच। 60 ओवर में भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 124 रन। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अर्धशतक जड़ दिया है। विराट ने 126 गेंदों में 5 चौकों के साथ 50 रन बनाए। मारुति सुजुकी जल्द लॉन्च करेगी एसयूवी कार। मारुति का एसयूवी मॉडल कूप या मिनी क्रॉसओवर के रूप में डिजाइन किया जा सकता है। मारुति इस समय और पैसे की बचत के लिए अपनी नई एसयूवी कार को बलेनो के प्लेटफॉर्म पर तैयार करने की योजना बना रही है। बिटकॉइन की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ उछाल आया। 4.5% की उछाल दर्ज की गई। बिटकॉइन की कीमत $20,000 के पार हो गई। वहीं क्रिप्टो करेंसी ने पहली बार $20,000 का स्तर पार किया।